जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल डियर डॉक्टर्स एंड होम्योपैथिक लवर्स। आज हम बात करेंगे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और प्लस केस के ऊपर भी बात होगी कि किस तरह यूटीआई का पेशेंट होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेशिया से क्योर हुआ। तो पहले हम बात करते हैं यूटीआई पे बात करते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात करते हैं। तो ये इन्फेक्शन कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इसके काजेस क्या हैं? तो एक्चुअली अगर हम देखें तो इसका मेन काज बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया हमारी स्किन के जरिए, रेक्टम के जरिए यूरिथ्रिया में एंटर होते हैं, वहाँ से किडनी तक पहुँचते हैं और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा और भी इसके काजेस हैं, जिसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो सकता है, सेक्स हो सकता है, होल्डिंग, डिहाइड्रेशन, बर्थ कंट्रोल है, किडनी स्टोन है। ये भी किडनी इन्फेक्शन के काजेस हैं, या यूं भी हम कह सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के वजूहत हो सकती हैं। अब इन इन्फेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, या हमें कैसे पता चलता है कि पेशेंट जो है वो यूटीआई से पास हो रहा है? तो उसके यूरिन में बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, उसे अर्जिंग होंगी, बार बार यूरिनेशन की, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, या कतरा कतरा यूरिन आना, बार बार यूरिन आना, यूरिन में जलन होना, बर्निंग होना, ये उसके अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा उसको ब्लैडर में सीवियर किस्म का पेन भी फील होगा। और जब इन पेशेंट्स का यूरिन टेस्ट करवाया जाता है तो उससे पता चलता है कि उनके यूरिन में पस सेल्स भी मौजूद होते हैं, इनके साथ वाइट ब्लड सेल्स आ रहे होते हैं, आरबीसी या प्रोटीन भी आ रहे होते हैं। तो अब हम चलते हैं यूटीआई के केस। ये केस था पेशेंट जिसकी 81 ईयर एज, 81 साल उम्र का एक पेशेंट था। तो जब पेशेंट मेरे पास आया तो उससे पहले उसने बहुत सारे एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल कर चुका था, पेन किलर भी इस्तेमाल कर लिए थे। और उसके बेटे ने बताया कि इनका जो यूरिन है वो इंतहाई रेड किस्म का आ रहा है। जब ये यूरिन करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे सिर्फ खून ही खून वहाँ पे मौजूद होता है, इतनी ज़्यादा इनके अंदर इन्फेक्शन मौजूद है। और पेशेंट को सीवियर किस्म का पेन हो रहा था। जैसे ये क्लिनिक में एंटर हुआ तो मैंने इसे कहा कि आप बैठ जाएँ, कहते नहीं मुझे बहुत सख्त तकलीफ हो रही है। खैर कुछ देर के बाद वो बैठ गए, तो मैंने पूछा कि आप बताएँ क्या प्रॉब्लम है? तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मुझे इतना शदीद दर्द हो रहा है कि मैं बैठ नहीं सकता। मुझे इतनी शदीद दर्द हो रहा है कि मैं तड़प जाता हूँ दर्द से। लेटने से दर्द और ज़्यादा हो जाता है, फिर मुझे चलना पड़ता है, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं चल सकता। पहले मैं ठीक था, अपने काम खुद करता था, लेकिन अब किसी न किसी को कहना पड़ता है। मैं खुद वॉशरूम नहीं जा सकता, और यूरिन में ब्लीडिंग भी हो रही है। तो मैंने इससे पूछा कि किसी बात का कोई खौफ आता है? कहता खौफ कोई भी नहीं है। मैंने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लिए, पेन किलर लिए, लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई आराम नहीं आ रहा। ये तकलीफ कम नहीं हो रही। बस कोई ऐसी मेडिसिन दें कि ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए। मैंने इससे पूछा कि किसी बात की आपको टेंशन है, कोई परेशानी है? तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे घर वाले हैं ये लड़ाई ना करें। मैं किस तरफ जाऊँ, किसकी साइड लूँ? आधे फैमिली वाले एक साइड पे हैं और आधे दूसरी साइड पे हैं। बस इनकी आपस में नाराज़गियाँ, लड़ाइयाँ मुझे परेशान कर देती हैं। मैं खुश नहीं हूँ, और इसी वजह से मैं बीमार हो गया हूँ। एक ही साइड लूँगा तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। टोटल ये केस था इस पेशेंट का। और इस पेशेंट को जो मेडिसिन दी गई थी, वो 6C में दी गई थी। 3 डोज़ेज़ इसको दी गई थी, और बाकी इसको प्लास्बो दी गई। और एहतियातन मैंने इसको 6C की
3-4 और टेबलेट रख दी थी कि अगर जरूरत पड़े तो एक टेबलेट ले लेना जब आपको ज्यादा तकलीफ हो। तो पेशेंट 6 देने के बाद काफी बेहतर हो गया और थर्ड डे उसने मुझे कहा कि जी मेरा पेन बिल्कुल खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि इस केस को सॉल्व कैसे किया गया। होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन यूटीआई में इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन होम्योपैथी का कमाल ये है कि इसमें जब तक आप उसको पेशेंट को राइट स्टिमुलम नहीं देंगे पेशेंट ठीक नहीं होगा। अगर उसको आराम भी आएगा तो वक्ती तौर पे आराम, क्योंकि होम्योपैथी में हर पेशेंट की मेडिसिन डिफरेंट होती है। इसमें पेशेंट को देखा जाता है कि ड्यूरिंग डिजीज उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो इस प्रॉब्लम के साथ कैसे चल रहा है या उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर रहा है, डिजीज को कैसे फेस कर रहा है, इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो अब इस केस को सॉल्व करने के लिए इसको माइंड मेथड से सॉल्व किया गया और पेशेंट की स्टेट ऑफ माइंड को देखा गया कि पेशेंट की स्टेट ऑफ माइंड क्या है। इस केस को अगर हम एज अ होल देखें तो सबसे पहले लास्ट में जब हम कहते हैं कि किस बात की कोई टेंशन है, तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मेरे घर वाले आपस में लड़ाई करते हैं, उनकी आपस में नाराजगियां होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं और उसकी वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं खुश नहीं होता। इस पे मैंने एक रूब्रिक ली गई थी इसकी, एलिमेंट्स फ्रॉम द अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस का मतलब ये होता है कि जिसमें वो खुश नहीं होता और उसी वजह से वो बीमार हुआ। पेशेंट ने क्लियर कट ये बात की। नेक्स्ट वो कहता है कि डॉक्टर मैं किस साइड पे जाऊं, मेरे घर वाले मेरी बात सुनती नहीं है। अगर मैं एक को कहता हूँ चुप हो जाओ तो दूसरा मुझसे नाराज हो जाता है, या अगर मैं एक को कहता हूँ कि तुम गलती पर हो तो दूसरा मुझसे नाराज हो जाता है। तो इसकी एक रूब्रिक है डिल्यूजन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इनटू, और इसके साथ एक रिलेटेड एक और रूब्रिक भी आती है, डिल्यूजन बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मीन के उसके घर वाले जो है उसकी बॉडी है, उसका जिस्म है। टू पार्ट्स इसलिए कि अगर एक को वो कहता है कि तुम गलत हो तो वो नाराज हो जाएगा, दूसरे को कहोगे कि तुम्हारी गलती है तो वो नाराज हो जाएगा। तो किस दोनों को ये खुश नहीं रख सकता, इसलिए उसकी बॉडी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। तो माइंड में इसकी रूब्रिक आती है डिल्यूजन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि आपके अंदर क्या चेंजिंग क्या आई। कहता है पहले मैं वॉशरूम खुद चला जाता था, बाहर कोई भी काम है मैं खुद चला जाता था, लेकिन जब से मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो अब मैं वॉशरूम तक जाने के लिए भी मुझे किसी न किसी को साथ लेकर जाना पड़ता है। तो इसकी एक बड़ी खूबसूरत सी रूब्रिक है डिपेंडेंट ऑफ अदर्स। मीन के ये दूसरों के ऊपर अब डिपेंड कर रहा है, पहले ये इंडिपेंडेंट था अब ये डिपेंडेंट ऑफ अदर्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप क्या चाहते हैं। कहते डॉक्टर मैंने एंटीबायोटिक भी ली, पेन किलर भी लिए, लेकिन कहीं से मुझे कोई आराम नहीं आया, मेरी तकलीफ कम नहीं हुई। आपके पास मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे कोई ऐसी दवाई दें कि जिससे मेरा ये मसला मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। तो देखिए ऑलरेडी वो दूसरे डॉक्टर से भी मेडिसिन ले रहा था, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास इसलिए आया कि ताकि उसकी जो तकलीफ है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास माइंड मेथड में रिपर्टिस में अगर हम देखें तो हमारे पास रूब्रिक मौजूद होती है किल डिजायर। किल डिजायर का मतलब होता है कि जिसमें उसकी तकलीफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। इसके बाद लास्ट जो रूब्रिक थी ये बड़ी मेरे लिए एक एंट्री पॉइंट था इस केस में। पेशेंट जब आया तो वो बैठ नहीं रहा था, आगे भी चल फिर रहा था। खैर मेरे कहने पे वो बैठ गया और उसने आराम से मुझे बताना शुरू कर दिया। लेकिन जब बैठा भी तो बड़ी तकलीफ में टेक लगा के बैठा, पीछे हाथ रख के। इवन कि वो पीछे ऐसे टेक नहीं लगा सकता था, बल्कि ऐसे बैठा, झुक के बैठा हुआ था मेरे सामने। तो कहता मुझे ये जब टेक लगाता हूँ फिर मुझे आराम आ जाता है, लेटने से मेरी तकलीफ और ज्यादा हो जाती है, खड़े रहने से, चलता हूँ तब भी तकलीफ ज्यादा होती है। ओके, तो मैंने उसकी मेडिसिन डिसाइड कर ली थी, लेकिन जब मैंने उसकी मेडिसिन डिसाइड की तो उसके बाद मैं क्या देखता हूँ एकदम वो खड़ा हो जाता है अपनी जगह से। मैंने कहा आप खड़े क्यों हो गए। तो डॉक्टर मुझे इतनी शदीद तकलीफ है कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा।
और ये स्टार्ट में भी उसने कहा इतनी शदीद तकलीफ है कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मैं तड़प जाता हूँ इस तकलीफ से। तो एक बड़ी खूबसूरत सी रूब्रिक है और यही एंट्री पॉइंट था इस केस में। और कई दफ़ा मैंने इस रूब्रिक को अप्लाई किया, पाइल्स के जो बवासीर के मरीज होते हैं उनके ऊपर मैंने इस रूब्रिक को अप्लाई किया। एग्नी, एंग्विश, सिट कैन नॉट। एग्नी कहते हैं व्हेन देयर इज एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, शदीद तकलीफ होती है कि पेशेंट मेंटली और फिजिकल दोनों तौर पे वो बेचैन हो रहा होता है, शदीद तकलीफ उसको हो रही होती है। तो वहाँ इस रूब्रिक में सिर्फ 2 मेडिसिन है, एक सिलेशिया और ग्रेफाइट। तो जब मैंने उसको सिलेशिया 6 दी तो आफ्टर 30 मिनट्स जब मैंने उसे पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो कहता है कि डॉक्टर मेरा पेन बिल्कुल लाइट सा हो गया, मामूली सा हो गया, मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद वो पेशेंट मेरे पास 1 घंटे के लिए क्लिनिक में रहा, बाहर जाके लेटा रहा, चलता फिरता रहा, लेकिन उसे उस तरह की तकलीफ नहीं हो रही थी कि जब वो मेरे पास पहले शुरू में आया तब उसको हो रही थी। तो सिलेशिया 6 से ये केस क्योर हुआ। अब मैं आपके साथ इसको शेयर भी करता हूँ, इसका फॉलो अप शेयर करता हूँ। कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने से पूछा कैसा महसूस कर रहे हैं, कहता है बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जब मैंने पूछा दर्द हो रहा है आपको, कहता है बहुत मामूली सा, पहले बहुत ज्यादा दर्द था। अब में से मैंने कहा कि जरा टेक लगा के बताओ, पहले तो आपसे टेक नहीं लगाई जा रही थी। तो पेशेंट आराम से टेक लगाता है, आराम से सुकून से बैठता है और उसे किसी किस्म की वो जो उसकी सिवियरिटी थी, शदीद तकलीफ थी, वो इसके अंदर कम हो गई। और थर्ड डे इस पेशेंट ने मुझे बताया कि मैं मुकम्मल तौर पे ठीक हूँ, मुझे किसी किस्म का पेन नहीं हो रहा। इसके अलावा मैं एक और जब आपको शेयर करता हूँ, जो उसके बेटे ने मेरे साथ पिक्चर इसकी शेयर की, इसका यूरिन ये था, आप देखिए कि बिल्कुल इंतहाई रेड कलर का, इतना ज्यादा इसको ब्लीडिंग हो रही थी। और थर्ड जो उसकी रिपोर्ट आई, थर्ड डे इसकी ये कंडीशन थी, इसका यूरिन बिल्कुल क्लियर हो गया, किसी किस्म के उसमें ब्लड शामिल नहीं था और किसी किस्म की उसके अंदर जलन नहीं हो रही थी, बिल्कुल वो नॉर्मल इजी वे में रह रहा था। तो ये था होम्योपैथी का कमाल। अब देखिए इसमें बहुत सारी रूब्रिक, रिलेटेड रूब्रिक आप लगा सकते हैं। रेस्टलेस पेन फ्रॉम भी हो सकता है, हेल्ड एमरेशन बीइंग हेल्ड भी हो सकता है। लेकिन हमने उस रूब्रिक को फोकस करना होता है जो बिल्कुल नियरेस्ट होती है, जो एक्चुअली स्टेट ऑफ माइंड होता है पेशेंट का। और इसमें जो इसकी एक्चुअल मेंटल स्टेट थी वो एग्नी थी, एंग्विश सिट कैनो, जिसमें सिर्फ 2 मेडिसिन थे, जहां से ये केस सॉल्व हुआ। इस रूब्रिक में आपको शेयर करूं, मेरे पास सेम एक दफा एक पाइल्स का पेशेंट आया, बवासीर का पेशेंट था, शदीद किस्म की तकलीफ थी। मुझे उसने फ़ोन किया, डॉक्टर मुझसे, मैं बेटे को भिजवा रहा हूँ, मुझे मेडिसिन दे दें, मुझे इतनी शदीद तकलीफ है कि मुझसे गाड़ी में बैठा तक नहीं जा रहा, तो आप काइंडली मेरे मेरे लिए ना कोई मेडिसिन भेजिए, बहुत शदीद तकलीफ है। तो उसके लिए भी मैंने यही रूब्रिक अप्लाई की थी और उसको मैंने सिलेशिया दी। और नेक्स्ट डे जब वो आया तो कहता है जी मैं बिल्कुल फाइन हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके सिलेशिया की कुछ और इम्पोर्टेंट रूब्रिक। वैसे तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसका एक मुकम्मल जर्नी होता है, लेकिन आज मैं इसकी प्रोमिनेंट रूब्रिक आपके साथ शेयर करूंगा। एग्नी, एंग्विश, सिट कैन नॉट।
इसके दो मीनिंग्स हैं इस रूब्रिक पे। एक मीनिंग तो डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया कि फिजिकली जब पेशेंट आपको सामने आपको नजर आ रहा होता है कि वो इसको इतनी शदीद तकलीफ हो रही होती है कि बैठ नहीं सकता। दूसरा इसको एक और मीनिंग भी आप लेते हैं। सिट जो है ना, वर्ड सिट मीन होता है व्हेन यू आर इन रिलैक्स, व्हेन यू आर कॉम, रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, पुरसकून हालत में होते हैं। जब आप बैठते हैं तो बड़े आप पुरसकून होते हैं। सिट कैन नॉट, वो कहते हैं मैं पुरसकून होकर नहीं बैठ सकता, मैं अमन से नहीं रह सकता, मैं सुकून से नहीं रह सकता। एग्री कहते हैं मेंटल और फिजिकल सफरिंग। अब देखें इसको एक और सेंस में भी आप ले सकते हैं। अगर आपके सामने एक पेशेंट एक वर्जन देता है कि डॉक्टर मेरे घर में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, इतने क्राइसिस हैं, मैंने कभी सुकून से सांस नहीं लिया, सुकून से मैं बैठा नहीं, मुझे घर वाले मुझे सुकून से बैठने नहीं देते, हर वक्त घर में कोई ना कोई चक 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 कोई ना कोई लड़ाई शड़ाई हो रही होती है, आज तक मुझे सुकून नहीं मिला, ना मैं बैठ सका। तो वहां पे भी आप इसको रूब्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी रीजन क्या होती है, स्लेशिया की, जो स्लेशिया पेशेंट है वो स्पाइनलेस हो। स्पाइन कहते हैं बैकबोन को, लेस का मतलब होता है कि उसके अंदर बैकबोन नहीं होती। अब देखें जो स्लेशिया का जो पौधा है, इसका जो प्लांट होता है बड़ा कमजोर सा प्लांट होता है, और उसमें क्लासिकल में कहा जाता है कि जी अगर किसी प्लांट को प्रॉपर तौर पे ग्रो नहीं कर रहा है, कमजोर है, तो आप उसके अंदर अगर स्लेशिया देना शुरू कर दें, उसकी जड़ों में स्लेशिया डाल दें, तो वो बड़ा मजबूत सा तना उसका बनेगा, मजबूत प्लांट बनेगा। इसी तरह जो स्लेशिया के बच्चे होते हैं ये भी बड़े कमजोर होते हैं, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट अरेस्टेड होती है, चाहे वो मेंटली रिटॉर्डेड हो, चाहे वो फिजिकली, ये कमजोर से इसके बच्चे होते हैं। दूसरी तरह स्पाइनलेस का मतलब ये होता है, स्पाइनलेस मीन के ये कोई फैसला कर नहीं सकते, ना उस फैसले के ऊपर कायम रह सकते, इसलिए कि इनकी बैकबोन नहीं होती। वो लोग जो इसको सपोर्ट करने वाले होते हैं, इसको पुश करने वाले होते हैं, वो एक्चुअली वो लोग इसको ना तो पुश कर रहे होते हैं, ना इसकी हेल्प कर रहे होते हैं, ना इससे कुछ मदद कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट प्लीज, ना इसको पुश कर रहे होते हैं, या कल प्लीज आ जाइए। तो ये लोग न इसको पुश कर रहे होते हैं, न इससे कुछ मदद कर रहे होते हैं, न इसको कुछ हेल्प कर रहे होते हैं। जस्ट 1 मिनट प्लीज। कल नहीं आ जाते, इसको अपनी फैमिली की तरफ से ना कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होती। अगर कोई फैसला करता है तो ये फैसले में कायम नहीं रह सकता। अब देखिए इस पेशेंट की एज इतनी है, अब ये अपने घर वालों को नहीं कह सकता, अपनी मर्जी वहां पर नहीं लगा सकता, अपनी मर्जी के फैसले उनसे नहीं करवा सकता, उनको कायम नहीं रख सकता अपने फैसलों के ऊपर, तो स्पाइन लेते हैं, इसकी अपनी मर्जी कोई नहीं होती, बिकॉज डिपेंडेंट ऑफ अदर डिजायर टू बी, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड भी कर रहा होता है, और उसकी डिजायर भी होती है कि मैं दूसरों के ऊपर ही आर्गू, नॉट आर्गुइंग, ये आर्गू नहीं कर सकता, किसी के साथ बहस नहीं कर सकता। आर्गुइंग, नॉट आर्गुइंग convictions and keeping them despite of having forms, अपने फैसलों में पता होता है, लेकिन और उसे यकीन भी होता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ या जो कुछ मेरे अंदर मौजूद है, या जो कुछ मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। बट आर्गू नॉट आर्गू, लेकिन ये किसी के साथ बहस नहीं कर सकता, बिकॉज ये दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। Contradiction, intolerant of contradiction, restrain himself to keep from the violence has to, ये किसी की कॉन्ट्रडिक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसे अगर कोई एक बात कर रहा है, दूसरे से कहता है नहीं ऐसे कर लो, तुम गलत कर रहे हो, अब ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये चीजें इसको गुस्सा दिलाती हैं, और गुस्सा में इसको एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म, इसको गुस्सा आता है सब, लेकिन फिर क्या करेगा, एंगर हिमसेल्फ, अपने ऊपर इसको गुस्सा आएगा, दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल सकता। और इस रूब्रिक के मुताबिक ये है, इसको बड़ा शदीद गुस्सा आता है, ये उसको बर्दाश्त नहीं करता अपनी मुखालफत को, कि कोई इसको बुरा भला कहे, कोई इसकी मुखालफत में कोई बात कहे, बट रीस्टेन हिमसेल्फ टू कीप फ्रॉम द वायलेंस हैज, लेकिन अपने आप को तशद्दुद से, अपने आप को वायलेंस से, गुस्से से बचाता है, अपने आप को परहेज करता है, क्योंकि ये स्पाइनलेस होता है, ये अपनी बात पे कायम नहीं रह सकता।
इसे पता है कि अगर जरा सा मैंने कुछ कह दिया तो मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे, मेरा ख्याल नहीं रखेंगे, और मैं तो हूं ही नहीं पे डिपेंड कर रहा हूँ। और इसी वजह से डिजायर, सुप्रेसिंग इट डिजायर, ये अपनी ख्वाहिशों को दबा लेता है। इसे बड़ा दिल कर रहा होता है मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं बाजार जाऊं, मैं कहीं मार्केट जाऊं, लेकिन जब ये दूसरों को देखता है, फैमिली को देखता है, तो वहां पे अपनी ये डिजायर्स को पीछे कर देता है, दबा लेता है। एलिगेंस, वांट ऑफ एलिगेंस वुमेन इन, एलिगेंस कहते हैं ब्यूटी, खूबसूरती को, और एलिगेंस में पोलाइटनेस भी होती है, आवाज बड़े धीमे लहजे में होती है। जब ये बाहर जाते हैं तो अपने आप को तैयार करके जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। फीमेल होगी तो उसने मेकअप किया होगा, प्रॉपर तौर पे अपने आप को रेडी किया होगा उसने। लेकिन सिलेशिया के पेशेंट्स में, इसकी फीमेल्स में एलिगेंस, वांट ऑफ एलिगेंस, इसमें एलिगेंस की कमी होती है। और उसकी रीजन क्या होती है? डिजायर, सप्रेसिंग इज डिजायर, कि अपनी ख्वाहिशों को उसने दबाया होता है। अब नॉर्मली पेशेंट, फीमेल पेशेंट आपके सामने ये वर्जन देते हैं कि डॉक्टर ये जो मेरी बेटी है, इससे कोई होश नहीं होता, जब इसने बाहर जाना होता है, जिस हाल में बैठी होती है उसी हाल में चले जाती है। अब देखिए ना, ये आपके पास आई है, ना तो इसने बाल बनाए हुए हैं, ना इसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ना इसने प्रॉपर तौर पे मुंह धोया हुआ है। तो जब ऐसे वर्जन आपके सामने आते हैं तो वहां पे रूब्रिक अप्लाई होती है, एलिगेंस, वांट ऑफ एलिगेंस वुमेन। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंगर्स ट्रिफल्स एट द वीकनेस फ्रॉम द एक्सट्रीम। सिलेशिया के जो पेशेंट होते हैं बहुत वीक होते हैं, फिजिकली भी बहुत वीक होते हैं, और दूसरी तरफ अगर इनका स्टेटस देखा जाए, सो इनकी सोशल प्रेजेंस को देखा जाए, सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो जहाँ वहाँ पे भी बड़े वीक होते हैं, क्योंकि इनको फैमिली में कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इनकी बातों को इतनी अहमियत नहीं जाती, इनके फैसलों को कोई अहमियत नहीं जाती। तो एक तरफ फिजिकली भी वीक होते हैं, और दूसरी तरफ अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वहां पर भी वीक होते हैं। एंगर्स ट्रिफर्स एट वीकनेस फ्रॉम एक्सट्रीम, और इसी शरीर कमजोरी की वजह से उनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। इस लेशिया की पेशेंट में टिमिडिटी होती है, टिमिडिटी, पब्लिक अबाउट अपियरिंग एंड टॉक इन पब्लिक। इनके अंदर इतनी ज्यादा टिमिडिटी पाई जाती है। एक तो ये स्लेशिया का जो बच्चा होगा वो आपके पास आएगा तो क्रॉलिंग करते हैं। क्रॉलिंग से मतलब ये होता है बड़े स्लो स्लो, आप उसे बुलाएंगे बेटा इधर आओ, तो बड़े स्लो स्लो वे में आपके पास आराम आराम से आपके पास चल के आएगा, और आएगा तो बड़े अजीब से ऐसे ऐसे हरकत करते हुए, नर्वस सा, जैसे लगता है कि बच्चा बड़ा नर्वस है, ऐसी मूवमेंट करते हुए आपके सामने आएगा। और सेकेंडली स्लेशिया का एक और है कि ये आप उसे पूछेंगे अच्छा बेटा बताओ क्या होगा, तो वो आपको डायरेक्ट जवाब देने के बजाय माँ के कान में कहेगा कि आप डॉक्टर को बता दें मैं बीमार हूँ, मुझे ये तकलीफ है। डायरेक्ट वो आपको बताने में झिझक महसूस करेगा, लेकिन अपनी बात वो आप तक कैसे कन्वे करेगा? माँ के कान में विस्परिंग करेगा, और माँ फिर आपको बताएगी डॉक्टर इसमें ये प्रॉब्लम है, ये मुझे कह रहा है कि आप डॉक्टर को बताओ। स्लेशिया के लोगों को आपने देखा होगा पब्लिक गैदरिंग में, कि जब स्पीकर कहता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, तो स्लेशिया का जो पेशेंट है ना ये पूछना चाहता है, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं होती, इसके अंदर टिमिडिटी पाई जाती है। अब ये क्या करता है, साथ वाले एक पर्सन जो उससे बैठा होगा, इसे कहेगा यार तुम मेरी तरफ से ना ये क्वेश्चन पूछ लो। वो कहेगा आप खुद पूछ लो ना। कहता नहीं नहीं मेरे में हिम्मत नहीं है, आप ये क्वेश्चन पूछे इनसे। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है लुक एट टू बी, कैन नॉट बियर टू बी लुक एट, कि बर्दाश्त नहीं करते कोई इनकी तरफ नजर झुकाए, अगर कोई देखेगा इनकी तरफ फौरन छुप जाएंगे, अपने आप को छुपा लेंगे। फिर इनके अंदर इतनी ज्यादा वीकनेस होती है, अनकॉन्शियसनेस, कोल्ड, टेकिंग अ कोल्ड आफ्टर, जरा सी ठंड लगेगी इन्हें बीमार हो जाना। इतनी इनकी इम्यूनिटी वीक होती है, फिजिकली इतने वीक होते हैं, इनके अंदर इतनी ज्यादा कमजोरी होती है, जिस्म कमजोर होता है, जरा सी ठंड लगती है तो इन्हें बीमार हो जाना। अनकॉन्शियस, कोल्ड, टेकिंग अ कोल्ड। अनकॉन्शियस मीन कि ये बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं, इनको आसपास की होश ही नहीं होती। और दूसरी तरफ इसको कोल्ड का मतलब ये होता है, कोल्ड का एक और सेंस भी लेते हैं, दो वर्ड होते हैं कोल्ड एंड वार्म। वार्म कहते हैं जब आसपास आपका गरम गरम, गर्मजोशी से मुराद क्या होता है? अफेक्शन, प्यार, लव, केयरिंग, ये चीजें जब आपके आसपास मौजूद होती हैं तो वो वार्म होती है। कोल्ड का मतलब होता है ठंडे पड़ जाना, जब लोग सदमोरी का मुजाहरा करते हैं। सदमोरी मीन कि इसकी तरफ अपने इमोशंस, उनके उनके उन लोगों के इसकी तरफ इमोशंस नहीं होते, वो इसको प्यार नहीं दे रहे होते हैं, इसके साथ बिल्कुल
उसे कहते हैं ना अनजान बन जाते हैं, बेगाने बन जाते हैं। तो जब इसको ये चीजें मिलती हैं, कोल्ड मिलता है, सर्द मोरी मिलती है, तो फिर ये अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस मीन इससे आसपास से कोई होश नहीं रहता। तो ये इससे कुछ प्रोमिनेंट रूब्रिक थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस की। नेक्स्ट जब हमारा सेशन होगा तो इसमें कंप्लीट हम सलेशिया की जर्नी के ऊपर बात करेंगे और इसकी और बहुत सारी मज़े की रूब्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के केस के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।